ये सेकंड टाइम जो आंदोलन हुआ ये तो किसी की शय पे हुआ है, कोई और वजह है इसकी। दिस इज द नॉट राइट टाइम टू डू दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि उनको पता था थोड़ी देर बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जानबूझ के खराब करने के लिए ये किया। मालवे में कभी कमल चोर निशान ही नहीं मिला। यहाँ कभी बीजेपी अपना चोर निशान ही नहीं ले सकी, कमल। तो फिर इसका मतलब साहब को मेरे पे थोड़ा सा यकीन था, उनकी मेहरबानी है। मुझे टफ शफ कुछ नहीं लगता, बस मोदी साहब का आशीर्वाद चाहिए, वो थापड़ी दे दें एक बार कि जाओ यू हैव टू फाइट, और मैं वॉरियर बन जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने सोचता हूँ सोचता। कहते हैं बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में आना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल नेता बनने के बाद जिम्मेदारी निभाना। अपनी 5 साल दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पर जिम्मेदारी निभाने के बाद अब गायक हंसराज हंस पंजाब अपनी मिट्टी वापस आ गए हैं। वो अब बीजेपी के फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी हैं। कैसा लगता है जब पंजाब आते हैं आप? अब तो आप आ ही गए हैं, यहाँ से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये मिट्टी, ये खेत, ये खुशबू जब आप सूंघते हैं तो कैसे महसूस होता है? दिल्ली में भी दिल लग गया था, दिल्ली दिल वालों की है, बहुत मुझे सपोर्ट किया, 5 साल इतनी मोहब्बत मिली। वहाँ ये भी फ़ायदा है, मानयोग ऑनरेबल पीएम साहब के भी दर्शन इजीली हो जाते हैं, एचएम साहब मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी सारे जितने मिनिस्टर साहबान। लेकिन जैसे लड़की को मायके आके ज़्यादा खुशी होती है तो वैसे ही मुझे ये लगा कि मेरी धरती जहाँ मैं पैदा हुआ। पहले मैं गांव में गाया करता था, सिर्फ गांव, ये 5-10 गांव में। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में, फिर पूरे पंजाब में मैं इधर ये जो एरिया है इसको मालवा कहते हैं। एक माझा है, एक दोआबा है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो मैं फिर एक ऐसा दौर आया कि मैं तीनों पूरे पंजाब में घूमता था। तो फिर इस धरती को, अपने लोगों को, उस खुशबू को, आप देखो कैसा सांस खुली खुली आ रही है, ठीक है ना, लेस पोल्यूटेड है एरिया ये। तो कितने खूबसूरत खेत हैं, ये मंजर बड़ी मुश्किल से फिर नसीब हुआ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल पीएम साहब जी का, एचएम साहब जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड संगठन पूरे का, कि उन्होंने मेरे पे यकीन किया। मालवे में कभी कमल चोर निशान ही नहीं मिला। लोग तरस गए थे जब से जनता बीजेपी हुई है। पहले था जनसंघ, उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर बीजेपी बनी। यहाँ कभी बीजेपी अपना चोर निशान ही नहीं ले सकी, कमल। तो फिर इसका मतलब साहब को मेरे पे थोड़ा सा यकीन था, उनकी मेहरबानी है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। पहली बार कमल फूल खिलेगा यहाँ मालवे में, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो। आपको कब पता चला कि आपको अब पंजाब भेजा जा रहा है, फरीदकोट से आप प्रत्याशी होंगे? क्योंकि जब दिल्ली की सीटों का ऐलान हुआ तो उस वक्त उसमें आपका नाम नहीं था। क्या आपको बोला गया, कब आपको बताया गया, कैसे आप यहाँ पर आए उसकी? ऐसे एक प्रोमिनेंट चैनल पे ही, बहुत मोस्ट पॉपुलर वो हस्ती हैं, उन्होंने ही अपने प्रोग्राम में बोला कि हंसराज हंस को इस बार पंजाब भेजा जा सकता था। आई जस्ट वंडर कि
कोई गलती गुस्ताखी ना हो गई हो। फिर पता चला कि कोई पॉलिसी बनी है, स्ट्रेटजी बनी है कि सबको चेंज कर रहे हैं। फिर सब चेंज हो गए और मैं रह गया। फिर मुझे लगा शायद मुझे रखना है इन्होंने। वो फिर 10 दिन लेट उन्होंने डिसाइड किया कि यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू फाइट। कैसा लगा वो पल कैसा था जब आपको पता चला मैं पंजाब जा रहा हूँ, अब दिल्ली से अब जो है वास्ता खत्म, अब पंजाब की बारी है? पंजाब में थोड़ी बहुत ही खुशी हो सकती थी, लेकिन जब फरीदकोट बोला, फरीदकोट सूफियों के सरताज, कमाल की हस्ती है, जिनके शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, तो उनका शहर है फरीदकोट। फिर मुझे लगा कि मेरी तो मौज लग गई, मेरी लाइन ये है ना। तो फिर मुझे लगा कि चलो आवाम की, लोगों की, जनता की भी सेवा करेंगे। अपना काम जो असल काम है इस दुनिया में, जिस पर्पज़ के लिए भेजा है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो भी करेंगे। आज आपने मत्था टेका, अपने दिन की शुरुआत अपने गुरुद्वारे में जाके की। वहाँ पर काफ़ी लोग जो है आपके साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आए, लोग काफ़ी खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर। आप इस चीज़ को आप कैसे महसूस करते हैं? आपने जैसा कहा कि आपकी लाइन ही जो है गायकी है, काफ़ी समय तक आप गाना गाते रहे और अब राजनीति में पिछले कुछ समय से हैं। उस फीलिंग को, उस चीज़ को, उस सेंटिमेंट को अगर आप एक गाने के तहत एक्सप्रेस कर पाएं। देखो मैं आपको अर्ज करूं कि बाबा फरीद जी तो तशरीफ़ फरमा थे यहाँ पे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तशरीफ़ लाए। मुक्तसर जो जगह है 40 मुक्तों की, हम जहाँ गए थे अभी मत्था टेका था, उसको बोलते ढाब साहब। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ उन्होंने थोड़ी देर क़याम किया, आराम किया। फिर जंड साहब गुरुद्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो ये गुरुओं पीरों की धरती है, सूफियों की धरती है। तो मैं तो लोगों की सेवा भी किया करूँगा, ऐसे माथे टेकते या उत्सव की तरह दिन गुजर जाया करेगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इश्क और पैशन है। ज़ियारतें करना, मत्था टेकना, लोगों को भी, और जो इस एरिए के मालिक हैं। तो देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कितनी जुर्रत वाली हस्ती थी, कितने कैसी हिस्ट्री में ऐसे कंप्लीट पैगंबर नहीं हुए। 4 बच्चे शहीद करा के, सारा परिवार विछोड़े के बाद फिर इधर मुक्तसर आए। फिर साथ ही एक दमदमा साहब है, आपको पता होगा कि एक कभी सुना है जफरनामा, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ख़त लिखा था औरंगजेब को। सबसे हिस्ट्री में जालिम राजा था जिसने अपने ना भाई बख्शे ना बाप बख्शा। तो उन्होंने ही शीश कलम करने का ऑर्डर दिया था। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, यहाँ कुछ ना होता अगर गुरु तेग बहादुर बलिदान ना देते, 9वीं पातशाही। तो आप देखो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उस वक्त 9 साल के थे, तो क्या घालना घाली इन लोगों की कुर्बानियाँ सदका ये कल्चर तहजीब है। तो मुझे कितने अच्छा हल्का मिल गया, कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गई। आपने हल्के की बात तो जफरनामा जब लिखा, तो जफरनामा जब उसने पढ़ा तो कुरान शरीफ के हवाले से लिखा था उन्होंने कि तेरा मजहब तो ये कहता है, हुजूर पाक ने तो ये फरमाया था, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने तो ये कहा था, तूने जालिम छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, पहले मेरे पिता का। उन्होंने फिर इस तरीके से उसको लिखा कि फिर वो डिप्रेशन में चले गया राजा, जालिम राजा। हालांकि उसको पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या, कि जालिम का ज़हन ही नहीं काम करता। खुशी और गमी तो नॉर्मल बंदे में होती, वो तो जालिम था। खात का गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के असर हुआ तो डिप्रेशन में बीमार मंजे पे पड़ गया, बिस्तर पे, और वो वजह बना जफरनामा वाला खात उसकी डेथ का। तो देखो कितनी अच्छी बात ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, और क्या चाहिए मुझे। आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, आपके सामने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी कलाकार हैं, और साथ में मोहम्मद सादिक जी भी जो है वो भी गाना गाते रहे, जो कांग्रेस के यहाँ पे सांसद हैं, और इसके अलावा और भी कई लोग हैं, बेअंत सिंह के पोते भी यहाँ पर आ गए। कितनी टफ आपको कॉन्स्टिट्यूंसी लग रही है? मुझे टफ शफ कुछ नहीं लगता, बस मोदी साहब का आशीर्वाद चाहिए, वो थापड़ी दे दें एक बार कि जाओ यू हैव टू फाइट, और मैं वॉरियर बन जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
वॉरियर इन द सेंस कि मोहब्बत वाला, तलवार सुरों की, नफीस गुफ्तगू की और शीरी जुबान की होनी चाहिए। अब वो तलवार चलाने वाला ज़माना नहीं है जिनकी हम बात करते हैं। अब तो ज़रूरत है लोगों का दिल जीते, स्पेशली ड्रामा ना करें। जैसे आप हैं, जैसे मुझे तलीम है कि जितना मर्जी आगे वाला गुस्से में हो, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मैं जो को पत्थर बरसाए मैं फूल बरसाता हूँ। कल बहुत गुस्से में थे हमारे किसान भाई, तो मैंने 5-10 क्रेट उनके लिए पानी भेज दिया ठंडा। मैंने कहा जल सको, कोई बात नहीं। किसानों को कैसे समझाएंगे आप, क्योंकि कहीं कहीं आप जाते हैं वहां पर लोग आ जाते हैं, किसान कहते हैं कि आपने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, हम आपको गाँव में नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे उनको कि वो आपके साथ आके खड़े हों? वो मेरा ख्याल है जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, जिसकी वजह से आंदोलन वगैरह हुआ है, ये सेकंड टाइम जो आंदोलन हुआ ये तो किसी की शय पे हुआ है, कोई और वजह है इसकी। दिस इज द नॉट राइट टाइम टू डू दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि उनको पता था थोड़ी देर बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जानबूझ के खराब करने के लिए ये किया। लेकिन जो पहले आंदोलन था, जब उनकी डिमांड्स जो हैं, क्योंकि मैं खेतों में पला बड़ा हूँ, मैं खेत मजदूर का बेटा हूँ, आपको मैं बताऊँ तो खेतों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे वालिद साहब, मेरे पिताजी ठेके पे ज़मीन ले लेते थे, फिर अब तो मेरे पास बहुत है ज़मीन। मैं अपने पिताजी को गिफ्ट की थी 22 एकड़ पहली बार, फिर पता नहीं कितने, क्या बहुत कुछ है। तो हमें पता है कि किसान कुछ जायज़ भी है मंगे, लेकिन तरीका नहीं है। कहते तो है भले की लेकिन बुरी तरह इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, गांधी ग्राउंड है और ग्राउंडें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको आने दें, क्यों रोकना है। दिल्ली चले जाएं किसान? चले जाए, क्या करेंगे, उनके पास कौन से बम्ब है, कुछ नहीं होता। चले जाएं, वहाँ बैठे रहें, उनको लंगर वंगर खिलाया जाए, प्यार किया जाए, साहब खुद मिल लें। यही वही लोग हैं जो फिर भंगड़ा डालेंगे, जफियाँ डालेंगे और इस देश के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे। मुझे पता है इनकी साइकी का। तो ये बहुत सीरियस मामला है, इसको सॉल्व करना चाहिए। आपको क्या लगता है 13 सीटों पर क्या बीजेपी 13 की 13 सीटों पर जीत जाएगी? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकाली दल गठबंधन में नहीं है, बातचीत जरूर हुई अकाली से लेकिन बातचीत बनी नहीं, और अब सभी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। दिस इज फर्स्ट टाइम, मैं अब तीसरा इलेक्शन होगा मेरा, पहली बार है बीजेपी के हक में ये ठंडी ठंडी हवा फिजा आ रही है। सिली सिली नहीं, ठंडी ठंडी। तो बंदे अंदर से भरे पी के हैं, बोलते नहीं है ज्यादा, कहते कि हमने सबको देख लिया, एक एक पार्टी को एक एक नजरिए से, एक एक एंगल से देख लिया। हाँ, सब बंदों ने हमें पागल बनाया। और ये सूबा जो नंबर 1 था स्टेट पंजाब, ये एक शायर थे प्रोफेसर मोहन सिंह जी, बहुत अजीम शायर थे पंजाबी के। उन्होंने लिखा था, भारत है जैसे मुंदरी विच नग पंजाब दा। नग जो स्टोन होता है, जब नग ही खराब हो गया तो फिर मुंदरी का क्या होगा। तो फिर इसको सॉल्व करना चाहिए, बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो अदरवाइज आप देखते जाना, अब बीजेपी का झंडा लहराएगा। क्या मुद्दे आपको, लोगों के, आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोग आपको क्या बताते हैं जो नहीं हुए पूरे, आज तक नहीं कर पाई पुरानी जो सरकारें यहाँ पर रहीं या जो सांसद यहाँ पे रहे वो पूरे नहीं कर पाए उनको? वो जो पहले सरकारें थी जैसे, और उन्होंने राज किया, जो अंग्रेज़ों के भी दोस्त थे, बाद में उनके हाथ में आ गया। उन्होंने गरीबों को पागल बनाया कि गरीबी ख़त्म करेंगे, गरीब रोटी की प्रॉब्लम नहीं हल हुई। जैसे फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चे, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, वो IAS हो सकते, IPS हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज चाहते कोई अच्छी इंडस्ट्री बने, किसान चाहते हमें इतनी जरखेज जमीन। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते हैं आप तो कैसा महसूस होता है? लगता दिल धड़कता है। मैं ट्रैक्टर खुद चलाता हूँ, मेरे घर भी है ट्रैक्टर। हाँ, बहुत शानदार ट्रैक्टर है मेरा। हाँ, अब जलंधर आएंगे तो दिखाएंगे। तो यानी ये बहुत खूबसूरत बात होगी अगर यहाँ इंडस्ट्री लग जाए। एक बात बहुत अच्छी है, लोग सराहते हैं कि साहब ने
सड़कें मोटरवे ऐसे ऐसे बना दिए। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, हम गाने आते थे, एक हकीम पहले ही बुला लेते थे, यहाँ धर्म चढ़ जाते थे। एक चीज जो दिल्ली में आपने 5 सालों तक फेस की, वो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार तो है वहां पर, लेकिन वो कहते हैं एलजी हमको काम नहीं करने देता। आपसे भी हमने इसको लेके कई बार बातें की। यहाँ पर भी जो है वो आपके कॉम्पिटिटर जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो अब तो जेल में है। आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उससे आपको आसानी होगी? आंदोलन वाले वो देखें, आंदोलन के हवाले से, अन्ना हजारे के हवाले से तो और बात थी। मैंने सारा उनका निचोड़ जो निकाला है वो गा के बताऊं जी बिल्कुल उनके बारे में, जी। उनकी पर्सनैलिटी। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने सोचता हूँ सोचता हूँ। बहुत शानदार। इतना ही काफी है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। आप, एक चीज जो कही जाती है कि आप, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, उनके खिलाफ जो आरोप है वो सब निराधार हैं, इस तरह की बातें ना सिर्फ वो कहते हैं बल्कि जो इंडिया अलायंस के और कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सब ये कहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है? देखो, सच कभी खत्म नहीं होता। सारे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी बेनती है जो गलत फहमी का शिकार है, साहब पीएम साहब, एचएम साहब, कितना तशद्दुद उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया। 2-2 3-3 घंटे सीएम होने के बावजूद बाहर बैठना पड़ता था सीबीआई। एमरजेंसी में क्या किया गया, वैसा तो नहीं वो कुछ कर रहे। तो लोगों की यही इच्छा थी कि मोदी साहब गुजरात में एंटर ना हो जाए। वो बब्बर शेर पहली बार जब एंटर हुआ, बहुत सालों बाद सीएम बन के गया, फिर 4 बार बने, फिर पीएम बने। तो सच को नहीं खत्म कर सकते। झूठ की जो मठियाई है वो थोड़े दिन बड़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वर्क शर्क लगा होता है। तो लोगों को थोड़ी पता होता है कि सारी शुगर ही है, ये शुगर कर देगी। तो इसलिए कानून को शुगर जब हो गया, शुगर तो लाइलाज है। बंदे को शुगर हो जाए ये डेंजरस है। तो जो लोग कानून को शुगर कर देंगे वो खत्म हो जाएंगे। शुगर का तो मतलब ही ये है, लाइलाज बीमारी है। तो इस वजह से करप्शन इज लाइक डायबिटीज, तप देख। तो साहब अगर पार्टियां कितने पावरफुल थे उस वक्त, बीजेपी की 2 सीटें भी नहीं होती थी, साहब की, संगठन की, बाकी लोग जो भी टीम के। आज देखो क्या पूरी दुनिया में कैसा नाम हुआ। सो ए लोगों, उस बंदे को नफरत ना करो, पीएम साहब को नफरत ना करो। पीएम साहब को गुरु मान के उनको 2% भी फॉलो कर लोगे तो आपका कुछ बन जाएगा। ऐसे नहीं जो बाइडेन जैसे ऑटोग्राफ कहते यार अच्छा किया मैं बुलाना है यार, अमेरिका इतने प्राइम मिनिस्टर आए, इतने बड़े बड़े लोग आए। देखो, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक यूएसए, वहाँ का स्टेट हेड कह रहा है, प्रेसिडेंट, कि यार लोग कार्ड ही मांग रहे हैं, थक गया हूं मैं इनविटेशन बांट के, और खुद ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री उनके पांव छू रहे हैं और हमारे बंदे बाहर जाके चुगलियां कर रहे हैं अपने मुल्क की और अपने प्राइम मिनिस्टर की। तो इस वजह से सज्जन जी, वो तो गरीबी में पैदा हुए हैं, जिनके माता जी ने एक्सक्यूज मी, पिताजी ने इतना मुशक्कत करके उनको पाला पलोसा है। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, जो उनको ख़त्म करना चाहते हैं खुद हिम्मत करें तो वो भी कुछ बन जाएंगे। अगर ये शेर को गौर से सुने, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, अपना मुकाम, बना बनाया नहीं। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक
मेरी फैमिली की हिस्ट्री, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो फिर मोदी साहब क्यों किसी को खत्म करेंगे? वो तो चाहेंगे अपोजिशन हो, लेकिन ऑनेस्ट बंदे को डर काहे का? ना एजेंसी का डर, ना अदालत का डर। तो इस वजह से ए लोग को ये कचरा है, पैसे वैसे जो है ना माया कचरा है, साथ कुछ नहीं जाता। मैंने देखा सिंक पे लुढ़क जाते हैं बंदे, कहते मैं तो अब 100 साल नहीं कुछ कर मुझे कुछ मौत भी नज़दीक नहीं आएगी। मैंने देखा ट्रेडमिल पे लेट गए, उठे ही नहीं, डांस करते करते बंदे जा रहे हैं। उनको देखो, ये कोरोना जो आया था, ये मालिक ने थोड़ा अपना जलवा दिखाया था कि मैं चाहूँ तो विद इन फ्यू सेकंड नेस तो नाबूद कर दूं इस खंड ब्रह्मांड को, सबको। मैं चाहूँ तो हर शय रोक दूं। जहाज नहीं चल रहे थे, जिंदगी नहीं चल रही थी। ऐ लोगों याद करो, डिप्रेशन से सारी दुनिया मर जाती अगर मोदी साहब ना होते। उन्होंने घेर घेर के, कोई तो छपड़ियों में छलांगे लगाता था, घेर घेर के टीका लगाया तो सब बचे। फिर अपने देश को ही नहीं बाहर बांटा। पर आपको पता यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे, अब तो नहीं है वो। उन्होंने कहा जी मुझे कोरोना हुआ, मैं आईसीयू में गया, अनाउंसमेंट होगी कि नया प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। जब बहुत बुरी हालत होगी तो मुझे भी लगा कि अब पैकअप का समय आ गया है। तो हुआ क्या, मैंने कहा यार वो जो इंडिया से वैक्सीन आई वो ही लगा के देख लो। वो लगाई और बंदा ठीक था। बतौर प्राइम मिनिस्टर मैंने उनका लेक्चर दिल्ली में सुना। कहता आज मैं जिंदा हूँ, यूके का प्राइम मिनिस्टर कह रहा, बिकॉज ऑफ मोदी साहब। तो हम घर वाले ऐसे ही लगे रहते हैं जी। उनको निंदा ना करो, उनको फॉलो करो, जस्ट फॉलो हिम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल दी बेस्ट। अब आप दिल्ली से पंजाब आ गए हैं और खुली हवा और खेत की खुशबू में आप यहाँ पर हैं। शहर से दूर मेरे गांव में जी लगता है, घने बरगद की छांव में जी लगता है। अशक तड़फते हैं तेरी कदम बोसी को, इन सितारों का तेरे पाँव में जी लगता है। जब दिल्ली गए तो मेरे साहिब को, मेरे महबूब प्राइम मिनिस्टर को कहना आपका भेजा हुआ सेवक वहाँ काम कर रहा है। अब मेरा नमस्कार बोल देना सर। तो मोदी जी को नमस्कार करते हुए हंसराज हंस, जिन्होंने बोला कि शहर से दूर मेरा जी अब गांव में लगता है, और इसीलिए अब फरीदकोट की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी जो बातें हैं जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने की, उन सब चीजों को लेकर अब लोगों के बीच जा रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए।